हेलो फ्रेंड्स, अब आइए हम बात करते हैं भारत में राजवंशों की स्थापना और उसके इतिहास के बारे में। ऐसा है कि भारत में जो ऐतिहासिक वर्णन मिलता है जिससे कि राज्यों के कालानुक्रमिक इतिहास को हम लिपिबद्ध कर सकें, राज्यों के इतिहास को तिथिबद्ध कर सकें, उनका इतिहास कालानुक्रमिक ढंग से लिख सकें, इसकी शुरुआत मौर्य काल से होती है। मौर्य काल वो समय है जब ऐतिहासिक जो घटनाक्रम है इनका कालक्रम निर्धारण संभव हुआ। भारतीय इतिहास में जो समय का निर्धारण है वो मौर्य काल से प्रारंभ होता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मौर्य काल में जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं अशोक के, उन अभिलेखों से भारतीय इतिहास में कालक्रमों का निर्धारण किया गया। तो अभिलेख जो हैं इस कार्य में सहायक हुए। पहले के जो शासक वंश थे उन्होंने ऐसे अभिलेख नहीं छोड़े थे, उनके बारे में लिखित कुछ साक्ष्य जरूर मिलते हैं, लेकिन ऐतिहासिक अभिलेख नहीं मिलते जिससे कि उनके समय का निर्धारण किया जा सके। तो भारतीय इतिहास में समय के निर्धारण का प्रारंभ मौर्य काल से हुआ। मौर्य काल से पहले के जो शासक वंश थे फिर उनके भी कालक्रम को निर्धारित किया गया। तो सबसे पहले हम अभिलेख के बारे में जान लें कि अभिलेख किसे कहते हैं। अभिलेख किसी कठोर सतह पर, चाहे वो कोई शिला हो, धातु पत्र हो या काष्ठ फलक हो, उस पर लिखे गए लेख को अभिलेख कहते हैं। ठीक, किसी कठोर सतह पर अगर हम लिखते हैं तो ऐसे लेख को अभिलेख कहेंगे। और जो मौर्य काल के अभिलेख अशोक के समय के मिले, उन अभिलेखों को जब पढ़ने का प्रयास किया गया तो बहुत से लोगों ने प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। सबसे पहली बार जेम्स प्रिंसेप, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था, इसने 1830 के दशक में या 1837-38 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। अशोक के अभिलेख अफगानिस्तान से लेकर के कर्नाटक तक, गुजरात से लेकर के बिहार तक जगह जगह पर प्राप्त किए गए हैं। और इन अभिलेखों को पढ़ने का प्रयास बहुत से लोगों ने किया, लेकिन जेम्स प्रिंसेप ने इसको डिकोड किया, पढ़ा, और इस तरह समझ में आया कि ये अभिलेख एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखवाए गए थे और उसकी पहचान अशोक के रूप में की गई। क्योंकि अधिकांश अभिलेखों में अशोक का नाम नहीं है, केवल मास्की, गुर्जरा, ये अभिलेख है जहां प्राप्त हुए हैं, इन पर अशोक का नाम है। मास्की में नाम मिलता है, गुर्जरा में मिलता है। शेष अशोक के अभिलेखों पर अशोक के लिए देवानाम या पियदस्सी, इस प्रकार की उपाधियां मिलती हैं। तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ लिया और इसके बाद तिथि क्रम का निर्धारण हुआ। तो मौर्य वंश का समय 322 BCE से प्रारंभ हुआ और 187 BCE। अभिलेखों से मौर्य वंश के पहले के जो शासक वंश थे उनका भी कालक्रम निर्धारित किया गया। भारतीय इतिहास में मौर्य काल जब से ऐतिहासिक विवरण प्राप्त हुआ,
उसी समय से कालक्रमों का निर्धारण प्रारंभ कर दिया गया। और सबसे पहले मैंने इससे पहले पूर्व के वीडियो में बताया था कि हर्यंक वंश, हर्यंक वंश के बाद शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, और फिर मौर्य वंश था। तो हर्यंक वंश का शासन का समय है 540 BCE से 412 BCE, 412 BCE से 344 BCE, और नंद वंश का समय है 344 BCE से 323 BCE। तो पहला शासक वंश हर्यंक, दूसरा, तीसरा और चौथा स्वयं मौर्य। ओके, ये 4 शासक वंश थे। अब प्रश्न ये है कि इन अभिलेखों को पढ़ा कैसे गया। इन अभिलेखों को पढ़ने का प्रयास जेम्स प्रिंसेप ने किया। उन्होंने जो अक्षर थे अभिलेखों पर, जो अंकन थे अक्षरों का, उनका मिलान किया गया। उन अक्षरों को एक दूसरे के साथ जोड़ करके उनका सार्थक अर्थ निकालने का प्रयास किया गया, क्योंकि बहुत से अक्षर टूट फूट भी गए थे, बहुत से अक्षरों का स्वरूप परिवर्तित हो चुका था। बहुत मेहनत के बाद कई अभिलेखों के अक्षरों को जोड़ करके फिर उनका एक विशेष अर्थ निकालने का प्रयास किया गया, और जब उन अक्षरों का सार्थक अर्थ हर जगह निकलने लगा तो अभिलेखों को पढ़ा गया, और पढ़ने में आया कि वो अभिलेख खरोष्ठी, अरामाइक और ब्राह्मी, इन 3 लिपियों में खोदे हुए अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्ठी और अरामाइक। तो जानकारी का एक सबसे बड़ा स्रोत अभिलेख, जो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के स्रोत हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत क्या है, तो पहला स्रोत अभिलेख। जो अशोक के अभिलेख मिले हैं वो जानकारी देते हैं, और ये अभिलेख बृहत शिलालेख, लघु शिलालेख और स्तंभ लेख के रूप में है। बृहत शिलालेख, लघु शिलालेख और स्तंभ लेख के रूप में भारत में प्राप्त होते हैं, जिनकी संख्या लगभग 45 है, और ऐसे शिलालेखों को अब पढ़ा जा सका है। तो इससे जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य के बारे में, जो पहला बड़ा शासक वंश था। नेक्स्ट, दूसरा स्रोत क्या है मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के लिए? पुरातात्विक साक्ष्य। मैंने बताया था कि जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी, पहले राजगृह थी, बाद में पाटलिपुत्र की स्थापना हुई थी। पाटलिपुत्र की स्थापना 5वीं शताब्दी में, जो राजधानी नगर था पाटलिपुत्र, इसकी स्थापना 5वीं सदी में हर्यंक वंश के शासक उदयन ने किया था। उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना हुई। तो जो पाटलिपुत्र की खुदाई हुई, मौर्य साम्राज्य की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी, तो जो पाटलिपुत्र की खुदाई हुई तो जो स्थान है कुम्हरार, बुलंदीबाग, जयमंगलगढ़, इन स्थानों से ऐसे पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं जो स्पष्ट करते हैं कि यहाँ पर राजधानी नगर था। और जो ग्रंथों में वर्णन मिलता है
वो दोनों एक दूसरे को सटीक सिद्ध करते हैं। मेगस्थनीज जो सेल्यूकस का राजदूत था, जब वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया तो उसने पाटलिपुत्र नगर के बारे में वर्णन लिखा है। उसने लिखा है कि पाटलिपुत्र नगर बहुत विस्तृत नगर है, जिसका विस्तार 80x15 स्टेडिया में है और नगर की सुरक्षा के लिए बड़ी दीवार बनाई गई हैं। नगर में प्रवेश के लिए 64 ऐसे द्वार हैं। तो जब यहाँ इन स्थानों पर खुदाई हुई तो उसका जो स्ट्रक्चर था पुराने नगर का, उस समय के जो बर्तन आदि हैं, मृदभांड हैं, वो प्राप्त हुए। उसने लिखा था कि नगर की सुरक्षा के लिए काष्ठ की दीवार बनाई गई थी, उसके अवशेष प्राप्त होते हैं। तो प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य दूसरे स्रोत हैं। तीसरा, साहित्यिक साक्ष्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के लिए जो साहित्यिक साक्ष्य हैं, साहित्यिक साक्ष्यों में से कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो मौर्य प्रशासन के ऊपर लिखी हुई पुस्तक है, राजनीति के ऊपर लिखी हुई पुस्तक है। नेक्स्ट, मेगस्थनीज की इंडिका, मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी। इंडिका आज मूल रूप में नहीं प्राप्त होती है, लेकिन इंडिका के वर्णन को कुछ यूनानी यात्रियों ने अपनी पुस्तक में उसका उल्लेख किया है, जैसे स्ट्रेबो है, पिलनी है, नियार्कस है। इन यात्रियों ने, एरियन है, इंडिका के जो संदर्भ हैं उनका उल्लेख अपनी पुस्तक में किया है। तो इससे पता चल जाता है कि मेगस्थनीज ने किस रूप में पाटलिपुत्र को पाया होगा। ने जो पाटलिपुत्र को देखा था उसका वर्णन उसने इंडिका में किया। इंडिका भले मूल रूप में नहीं प्राप्त होती है, लेकिन इन लेखकों की किताबों में इंडिका के अंश का वर्णन प्राप्त होता है। नेक्स्ट, बहुत से और भी पुस्तकें हैं, जैसे शूद्रक की पुस्तक है मृच्छकटिकम, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, ये संस्कृत नाटक हैं। शूद्रक की मृच्छकटिकम, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश महावंश, दिव्यावदान, इनसे मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और जैन धर्म के ग्रंथ भद्रबाहु, जो मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, भद्रबाहु की पुस्तक है कल्पसूत्र। परिशिष्ट पर्वन, ये पुस्तक है हेमचंद राय। हेमचंद राय की पुस्तक परिशिष्ट पर्वन, कल्पसूत्र, भद्रबाहु की पुस्तक। जैन धर्म की इन दो पुस्तकों से भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ओके, नेक्स्ट, ऐसे यूनानी यात्री जैसे स्ट्रेबो, जस्टिन, ओके, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस के नाम से उल्लेख किया है। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? सेंडोकोटस। स्ट्रेबो और जस्टिन ने फिलार्कस, फिलार्कस ने सेंडोक्रोप्टस, फिलार्कस ने सेंडोक्रोप्टस के नाम से उल्लेख किया है। दो यात्री और थे यूनानी, एरियन और प्लूटार्क। एरियन और
प्लूटार्क, इन्होंने चंद्रगुप्त का उल्लेख एंड्रोकोटस, स्ट्रेबो और जस्टिन ने सेंड्रोकोटस, उसके बाद फिलार्कस ने सेंडोक्रोप्टस, एरियन और प्लूटार्क ने एंडोक्रोटस इस रूप में उल्लेख किया है। बाद में इसकी पहचान विलियम जोन्स, जो एशियाटिक सोसाइटी के स्थापक थे, विलियम जोन्स ने जब भारतीय पांडुलिपियों का अध्ययन किया तो उन्होंने कहा कि जो सेंडोक्रोटस है ये और कोई नहीं, ये चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त के रूप में सेंडोक्रोटस की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने। तो यूनानी यात्रियों के वर्णन से, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, मेगास्थनीज की इंडिका से, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, शूद्रच की मृच्छकटिकम, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ग्रंथ, बाद के कुछ और ग्रंथ हैं जैसे कथा सहित सागर आदि है, इन सब में मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, और जानकारी के स्रोत क्या हैं? मुद्राएं। मुद्राओं से भी जानकारी प्राप्त होती है। पंचमार्क और आहत सिक्के उस समय के प्राप्त होते हैं, इन सिक्कों से जानकारी प्राप्त होती है। तो ये सारे जो ग्रंथ हैं, ये जो साहित्यिक साक्ष्य हैं और अभिलेख हैं, इन स्रोतों से मौर्य साम्राज्य के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के स्रोतों में से एक स्रोत और है, वो है शक शासक रुद्रदमन जो शक शासक था, इसके महाक्षत्रप का एक शिलालेख है जिसे जूनागढ़ अभिलेख, जो सुदर्शन झील के किनारे पर है। इस सुदर्शन झील के किनारे पर जूनागढ़ अभिलेख में शक शासक रुद्रदमन का जो क्षत्रप है वो सुदर्शन झील को फिर से मरम्मत करवाता है। तो उसमें उल्लेख प्राप्त होता है कि ये सुदर्शन झील मौर्य साम्राज्य के प्रांतपाल पुष्यभूत वैश्य द्वारा बनवाई गई थी। तो ये भी रुद्रदमन का जो अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख, इससे भी मौर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि गुजरात में उस समय, मौर्यों के समय में, इस झील का निर्माण जनता के कल्याण के लिए किया गया। तो ये सारी चीजें मौर्य साम्राज्य के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करती है। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था, प्रशासन को संचालित करने के लिए क्या व्यवस्था थी, थोड़ा सा उसको देख लीजिए। पूरे साम्राज्य को 5 क्षेत्रों में बांटा गया था। पाटलिपुत्र जो राजधानी नगर था, इसके अतिरिक्त अवंती, गांधार, दक्षिण में सुवर्णगिरी, उड़ीसा में तोसाली। तो ये जो 4 और राज्य थे, गांधार, अवंती, तोसाली, सुवर्णगिरी और 5वां केंद्र था पाटलिपुत्र। तो 5 क्षेत्रों में राज्य को विभाजित किया गया था और प्रत्येक राज्य का जो प्रांतपाल होता था वो प्राय राजकुमार बनाए गए थे। जैसे अशोक को, सुसीम को, इनको प्रांतपाल बनाया गया था। अशोक राजा बनने से पहले तो वो गांधार का प्रांतपाल था और उसके बाद अवंती का प्रांतपाल था। शासन को संचालित करने के लिए ये व्यवस्था थी। सेना को एक समिति और 6 उप समितियों में बांटा गया था, जिसका कि उल्लेख मेगास्थनीज ने किया है। तो इस प्रकार से शासन के विभिन्न अधिकारी सेना को विभिन्न क्षेत्रों में बांटना, इसके लिए मैंने आपको पहले से एक वीडियो दे रखा है, उसमें विस्तार से इसकी चर्चा है कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था। क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य, उसके प्रशासन का वर्णन करो, तो आप उस वीडियो को देखेंगे। तो यह व्यवस्था थी मौर्य साम्राज्य को अच्छे प्रकार से संचालित करने की। अब दूसरा प्रश्न आता है कि जो दक्षिण भारत था वहां क्या व्यवस्था थी। कर्नाटक से नीचे का जो दक्षिण का क्षेत्र था, जिसको कि तमिलकम के नाम से जानते हैं, चोल, चेर और पांड्य। जो केरल है वो चेरों के द्वारा शासित था। सुदूर दक्षिण भाग
पांड्य वंश के द्वारा शासित था, और तमिलनाडु का जो क्षेत्र, जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र था, वहाँ पर चोलों का शासन था। तो वहाँ पर जो तमिलकम क्षेत्र है, शुरू में वहाँ पर जो शासन व्यवस्था थी चोल चेर पांड्य के द्वारा नहीं, पहले वहाँ सरदारी प्रथा की शुरुआत हुई। सरदारी प्रथा क्या थी? किसी एक परिवार विशेष के लोग अपने बंधु बांधवों के साथ जिस स्थान पर वो रहना चालू कर देते थे, अपना शासन स्थापित कर लेते थे, उस क्षेत्र की कानून व्यवस्था, उनमें से एक व्यक्ति जो नेतृत्व क्षमता रखता था उसको सरदार चुना जाता था, और वो अपने लोगों की सुरक्षा करना, आपसी विवादों को सुलझाना, अगर कोई दूसरा आक्रमण करे तो अपने लोगों की सुरक्षा करना उसका काम होता था, और इसके बदले लोग उसको भेंट देते थे। ऐसी सरदारी प्रथा का उल्लेख तमिल जो ग्रंथ हैं, जिनको संगम साहित्य के ग्रंथ कहते हैं, उसमें प्राप्त होता है। तो दक्षिण भारत में शुरू में राज्यों की उत्पत्ति से पहले ये सरदारी प्रथा होती थी। तो सरदार युद्ध में नेतृत्व करता था, जो मांगलिक अनुष्ठान होते थे उसमें वो अनुष्ठानों को विधि विधान से संपादित करता था, अपने बंधु बांधवों की सुरक्षा करता था, विवादों को निपटाता था, लोगों से भेंट प्राप्त करता था, और धीरे धीरे वही सरदारी प्रथा राज्यों के रूप में विकसित हो गई, जो आगे चल करके चेर, चोल, पांड्य और उसके बाद दूसरे राज्यों के रूप में सामने आई। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, साथ ही साथ अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। थैंक यू।